हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। आप सभी के तमाम कमेंट्स आ रहे थे कि विद्युत के बारे में एक वीडियो बना दीजिए, तो आप सभी की डिमांड को देखते हुए हम आज विद्युत को लेकर के आए हैं। इस पाठ को हम लोग आज एक वीडियो लेक्चर के माध्यम से समाप्त करेंगे और आप सबका दायित्व बनता है कि आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर लेक्चर पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, टाइम वेस्ट ना करते सीधे हम लोग पाठ पे आते हैं। पाठ का नाम है विद्युत। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है ना। सबसे पहली हेडिंग इसमें आती है ऊर्जा। सबसे पहली हेडिंग है ऊर्जा। ऊर्जा का मतलब होता है इंग्लिश में इसको कहते हैं एनर्जी। ठीक है ना। तो ऊर्जा क्या होती है इसमें देखिएगा, किसी भी यंत्र हो गया, ठीक है ना, कोई व्यक्ति हो गया या कोई वस्तु हो गई, उसके जो कार्य करने की क्षमता होती है, कार्य करने की क्षमता, किसी भी व्यक्ति या वस्तु में जो कार्य करने की क्षमता होती है उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, उस व्यक्ति या वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। वंस मोर, एक बार आप लोग और देखेंगे, किसी भी व्यक्ति या वस्तु में या किसी भी यंत्र की जो कार्य करने की क्षमता होती है उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद हमारी जो अगली हेडिंग आती है वो है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है। विद्युत ऊर्जा जरा देखिए क्या होती है। ये जो है रासायनिक सेलों और विद्युत डायनेमो, रासायनिक सेलों, विद्युत डायनेमो आदि के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये हम लोग कह सकते हैं आदि में जो कार्य करने की क्षमता होती है, कार्य करने की क्षमता होती है उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक है ना। किसी भी रासायनिक सेलों और विद्युत डायनेमो आदि में जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं विद्युत ऊर्जा। ठीक है ना। रासायनिक सेल का मतलब हो सकता है जैसे शुष्क सेल, टार्च वार्च में जो भी सेल प्रयुक्त किए जाते हैं वो सभी रासायनिक सेल होते हैं। रासायनिक सेल हो गया। विद्युत डायनेमो ये जो है एक यंत्र होता है जो कि जनरेटर वगैरह में लगा रहता है, आगे छोटा सा रखा रहता है। तो रासायनिक सेलों, विद्युत डायनेमो आदि के कारण जो या आदि में जो कार्य करने की क्षमता होती है उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। उसके बाद जो अगली हेडिंग आती है वो है विद्युत ऊर्जा के स्रोत। ठीक है। अगली हेडिंग है विद्युत ऊर्जा के स्रोत। विद्युत ऊर्जा के जो स्रोत होते हैं उनके बारे में हम लोग सीखेंगे। विद्युत ऊर्जा का जो पहला स्रोत होता है वो है विद्युत सेल। ठीक है। क्या है, विद्युत सेल है। विद्युत सेल का क्या काम होता है इसको समझिएगा। विद्युत सेल जो होता है किसी भी विद्युत परिपथ में विद्युत के प्रवाह को निरंतर बनाए रखने के लिए विद्युत सेल का हम लोग प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब, यदि किसी भी परिपथ से विद्युत सेल को हम लोग जोड़ देते हैं तो उस परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह लगातार होता रहता है, यानी कि आवेश, विद्युत धारा, ये सभी जो शब्द हैं आपके लिए नए हैं। इसी हेडिंग के बाद तुरंत आपको भी बताया जाएगा। ठीक है। तो विद्युत अभी आ गया था तो हमने इसके स्रोत बताने के बारे में निर्णय लिया। तो विद्युत सेल जो होता है वो क्या कार्य करता है, किसी भी परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखता है। ठीक है। ये ऐसे कह सकते हैं, विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को निरंतर बनाए रखने के लिए जोड़ा जाता है। ठीक है। उसके बाद हमारा जो दूसरा स्रोत होता है वो है विद्युत डायनेमो। क्या है, विद्युत डायनेमो। ठीक है। इसको जरा समझिए। विद्युत डायनेमो जो होता है वह एक ऐसा यंत्र है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को
विद्युत डायनेमो एक ऐसा यंत्र है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। विद्युत डायनेमो एक ऐसा यंत्र है जो कि यांत्रिक ऊर्जा का मतलब जैसे इंजन हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो यांत्रिक ऊर्जा है। उस यांत्रिक ऊर्जा को ये जो डायनेमो होता है वो विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, जिसके कारण जो है हमारी जो सप्लाई है आगे की तरफ जाने लगती है। विद्युत डायनेमो एक ऐसा यंत्र है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, इसको इरेज करेंगे और आगे की जो हेडिंग्स हैं उसको देखने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे सबसे पहले आवेश। ठीक है, आवेश ज़रा देखिएगा। आवेश क्या होता है इसको जानेंगे। आवेश को इंग्लिश में चार्ज कहते हैं और ये चार्ज होता क्या है इसको समझेंगे। आवेश जो होती है, आवेश एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा, हम लोग ऐसे कह सकते हैं विद्युत बल, ठीक है, या चुंबकीय बल, विद्युत बल या चुंबकीय बल उत्पन्न किया जाता है या फिर इन दोनों का अनुभव किया जा सकता है। कहने का मतलब या तो वास्तव में उत्पन्न होगा या तो ऐसा लगेगा कि ये दोनों उत्पन्न हो रहे हैं। फिर से एक बार देखिएगा। आवेश एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा विद्युत बल अथवा चुंबकीय बल का अनुभव किया जाता है या फिर उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है ना। आवेश एक ऐसी युक्ति है जो कि जिसके द्वारा विद्युत अथवा चुंबकीय बल उत्पन्न किया जा सकता है या फिर उसका अनुभव किया जा सकता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज। आवेश के प्रकार को हम लोग सीखेंगे। आवेश जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला आपका होता है धन आवेश, ठीक है, और दूसरा आपका होता है ऋण आवेश। ठीक है ना। कोई भी आवेश हो या कोई भी युक्ति हो, ठीक है, कोई भी सिस्टम हो, अगर उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो उस प्रकार के आवेश को हम लोग धन आवेश कहते हैं। अगर किसी भी परमाणु पर, किसी भी युक्ति पर, ठीक है, कोई भी सिस्टम हो, अगर उसमें सामान्य अवस्था से कम इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो उस प्रकार के आवेश को हम लोग क्या बोलेंगे, धन आवेश बोलेंगे। यानी कि जिस भी निकाय में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उसको हम लोग धन आवेशित कहते हैं, और जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, जिस सिस्टम पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है उसको हम लोग ऋण आवेश कहते हैं। बात समझ में आ रही होगी। जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उसको धन आवेश, जिस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी उसको ऋण आवेश कहते हैं। और ये जो धन आवेश है और ऋण आवेश है इसको हम लोग और डिटेल में समझेंगे। धन आवेश और धन आवेश, यहाँ पे नोट पॉइंट आप लोग देख सकते हैं। धन आवेश और नोट में पहला पॉइंट है, अगर धन आवेश है कोई और यहाँ भी धन आवेश है कोई, दोनों एक दूसरे के निकट रखे गए हैं तो इनके मध्य लगने वाला जो बल होगा वो प्रतिकर्षण बल होगा। कहने का मतलब ये है कि दोनों अगर समान आवेश हैं, यानी कि दोनों प्लस में हैं, तो उन आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल होता है वो प्रतिकर्षण बल होता है। ठीक ऐसे ही ऋण आवेश के लिए भी है। कोई दो ऋण आवेश एक दूसरे के साथ अगर रख दिए जाएं, एक दूसरे के निकटतम रख दिए जाते हैं, तो इस प्रकार जो उन दोनों के मध्य बल लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिकर्षण बल कहते हैं। यानी कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। उसके बाद अगर एक ऋण आवेश और एक धन आवेश एक दूसरे के समक्ष या एक दूसरे के निकट रख दिए जाएं तो वो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कहने का मतलब इनके मध्य लगने वाला जो बल होता है वो आकर्षण बल होता है। ठीक ऐसे ये भी हो सकता है
पहला धन आवेश हो, दूसरा ऋण आवेश हो। तो यहाँ से एक बात क्लियर होती है कि समान प्रकार के जो आवेश होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकार के जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आवेश के बाद थोड़ा सा हम इलेक्ट्रॉन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे, फिर हम लोग हेडिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे परमाणु का नाम सुने होंगे। जो परमाणु होता है वो अति सूक्ष्म और विभाज्य कण होता है। प्रारंभ में इसको अविभाज्य बताया गया था, अब लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक खोजों के अनुसार बताया गया है कि परमाणु जो होता है वह एक विभाज्य कण है। ठीक है, यह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है। परमाणु जो होता है एक विभाज्य कण है जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये आवेश का मात्रक है कूलाम ना, तो इतने का ऋण आवेश होता है। ठीक है ना। और उसके बाद जो प्रोटॉन होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का धन आवेश होता है। ठीक है ना। और जो न्यूट्रॉन है इस पर कोई आवेश नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है, या ऐसे हम लोग कह सकते हैं 0 कूलाम का आवेश होता है। बात समझ में आ रही है। हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का ऋण आवेश होगा, प्रोटॉन पर उतने का ही धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि ये जो है ऋण आवेशित कण है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋण आवेशित कण होता है और प्रोटॉन जो होता है वो धन आवेशित कण है। ठीक है, एक प्रकार का धन आवेश है। और जो न्यूट्रॉन है वो कोई भी आवेश इस पर नहीं होता है, हम लोग इसको कह सकते हैं कि यह एक उदासीन कण होता है। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का ऋण आवेश, प्रोटॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का धन आवेश और न्यूट्रॉन पर 0 कूलाम यानी कि कोई भी आवेश नहीं होता है, यह एक उदासीन कण होता है। ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो एक वैज्ञानिक थे जे टॉमसन, उन्होंने किया था, मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज टॉमसन ने किया था। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है। और न्यूट्रॉन की जो खोज है वो चैडविक ने किया था। यह आप लोगों को पता होगा। याद करने का तरीका भी आप लोग जानते होंगे। इसको याद किया जाता है ईटा पर नाचे। याद करने का तरीका ही ये, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन की खोज टा मीन्स टॉमसन ने किया था। पा का मतलब है प्रोटॉन की खोज रा का मतलब रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है ना का मतलब है न्यूट्रॉन और चय का मतलब है चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? चैडविक ने किया था। तो ये कुछ थी बेसिक जानकारियाँ परमाणु के बारे में, और हम लोगों ने यहाँ पे परमाणु की सहायता से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में सीखा है। इसके बाद हम लोग अगली हेडिंग का अध्ययन करेंगे, और यह जो हेडिंग है बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग है, और इस हेडिंग का नाम है विद्युत धारा। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, विद्युत धारा को आप लोग समझेंगे, और ये जो हेडिंग है ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। विद्युत धारा जो होती है वो आई से प्रदर्शित की जाती है, आई से, और आई बराबर होता है Q/T। Q का मतलब है
आवेश, Q का मतलब है आवेश और T का मतलब है समय। ठीक है ना। यहाँ से आप लोग परिभाषा बनाना सीखेंगे। परिभाषा को रटने की व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। आप लोग ध्यान से अगर समझने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए परिभाषा बनाने के यहाँ पे जुगाड़ होता है। ये जो नीचे वाला यानी कि अपॉन में जो भी लिखा रहता है उसको हम लोग 1 कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं t बराबर 1 सेकेंड है। तो अगर t बराबर 1 सेकेंड रख दिया जाए तो i बराबर कितना हो जाएगा, देखिए q बटे 1, या यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं i बराबर किसके, q के। ठीक है, यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है कि एकांक समय में t बराबर 1 है। 1 का मतलब एकांक होता है, विज्ञान की भाषा में एकांक कहते हैं। एकांक समय में जो प्रवाहित होने वाला आवेश है उसी को ही हम लोग क्या कह दे रहे हैं, आई कह दे रहे हैं। कहने का मतलब किसी भी विद्युत परिपथ में एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, किसी भी परिपथ में एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। आप लोग समझ रहे होंगे। t बराबर 1 सेकेंड हमने माना और हमने कहा कि 1 सेकेंड को हम लोग एकांक बोलेंगे। एकांक हमने बोला यानी कि एकांक समय में, t का मतलब टाइम है, एकांक समय में जितना आवेश किसी भी परिपथ से प्रवाहित होता है वही उस परिपथ की धारा कहलाती है। दूसरे शब्दों में भी हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं, किसी भी परिपथ में आवेश प्रवाह की जो समय दर होती है q बटे t, आवेश प्रवाह है, t का मतलब समय है, बटे में समय, आवेश प्रवाह की जो समय दर होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग सीखेंगे विद्युत धारा का मात्रक। विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। यहाँ पे हमने आपको बताया I बराबर Q बटे T होता है। हमने आपको बताया I बराबर Q बटे T होता है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा I का मात्रक बराबर, I का मात्रक बराबर Q का मात्रक, Q का मात्रक बटे में T का मात्रक। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा I का मात्रक बराबर Q का जो मात्रक है हमने आपको बताया कूलाम होता है। यहाँ से हो जाएगा कूलाम बटे समय का मात्रक सेकेंड होता है। कहने का मतलब ये है I का जो मात्रक है वो हो गया है कूलाम पर सेकेंड, कूलाम पर सेकेंड हो गया है। ठीक है, I का मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति सेकेंड होता है। बात समझ में आ रही है। या इसी को ही हम लोग एम्पियर भी कहते हैं। कहने का मतलब I का जो मात्रक है वो हमारा कूलाम प्रति सेकेंड होता है या फिर क्या होता है, एम्पियर होता है। तो I के हमने दो मात्रक सीखे, एक था कूलाम प्रति सेकेंड और दूसरा हमें क्या मिला है, एम्पियर मिला है। तो कूलाम प्रति सेकेंड दो मात्रकों को याद रखने से अच्छा है एक ही मात्रक एम्पियर याद रख लिया जाए। इसलिए I का जो चर्चित मात्रक है वो एम्पियर होता है। ठीक है, और एम्पियर को A से डिनोट किया जाता है। कहने का मतलब है विद्युत धारा के मात्रक को A से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ओके, अब चूंकि बात जो है वो एम्पियर की आ गई है, यहाँ पे एम्पियर के बारे में हमने आपको कुछ बता दिया है, इसलिए बेहतर होगा एम्पियर की परिभाषा को यहाँ पे समझ लिया जाए। ठीक है, तो आगे हम लोग सीखेंगे एक एम्पियर की परिभाषा। एक एम्पियर के बारे में हम लोग यहाँ पे ज़रा सीखेंगे और इसका जो डिटेल वीडियो है एक एम्पियर की परिभाषा को किस तरीके से बनाया गया है इसको हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहाँ से आप लोग जाकर के विस्तृत रूप से समझ सकते हैं। नहीं तो आप लोग कक्षा 12 में जाएंगे तो वहाँ पे पढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हेडिंग है आपकी एक एम्पियर की परिभाषा। एक एम्पियर की परिभाषा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए,
1 एम्पियर किस तरीके से डिफाइन किया गया इसको समझने का प्रयास करेंगे। निर्वात में 2 लंबे सीधे और समांतर चालक तार एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रख देने हैं और दोनों में समान धारा प्रवाहित करनी है। आई मान लेते हैं प्रवाहित किया जा रहा है, ठीक है। दोनों में समान धारा प्रवाहित की जाए, एक ही दिशा में हो सकती है या फिर विपरीत दिशा में भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हम धारा की दिशा को लेकर के चर्चा करेंगे, किस तरीके से परिपथ में धारा प्रवाहित हो सकती है। तो यहाँ पे समझिएगा, किसी भी निर्वात में स्थित 2 लंबे सीधे और समांतर चालक तार जिनके बीच की दूरी 1 मीटर है, समान धारा प्रवाहित करने पर यदि उसकी प्रति एकांक लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर का बल उत्पन्न हो जाता है, तो चालक तारों में प्रवाहित जो धारा होती है उसका मान 1 एम्पीयर होता है, ठीक है। ज़्यादा इसके बारे में चर्चा नहीं करनी है, नहीं तो यहाँ से हम आपको बता सकते हैं कि ये जो परिभाषा बनी है ये यहाँ से बनी है, FIL = μ0/2π I1 I2/r से बनी है। अब ये सब आप लोग अभी नहीं जान पाएंगे, जान सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हमने आपको बताया डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग वहाँ से जा कर के समझ सकते हैं। ये पूरा निगमन हमने वहाँ पे बता रखा है, ठीक है। तो यहीं से बनाया गया, I1 I2 की जगह पर 1 रख देना है, I रख देना मतलब 1 रखना है, R की जगह पर भी 1 रख देना है, तो μ0/2π बचेगा और उसका मान 2 × 10⁻⁷ होता है, ठीक है। तो F/L बराबर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर आ जाएगा। तो यहाँ से परिभाषा बन गई है, निर्वात में स्थित 2 लंबे सीधे और समांतर चालक तार जिनके बीच की दूरी 1 मीटर हो, समान धारा प्रवाहित करने पर यदि प्रति एकांक लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर का बल उत्पन्न होता है, तो चालक तारों में जो प्रवाहित धारा है उसका मान 1 एम्पीयर होता है, ठीक है। या ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं, हमने आपको बताया था एम्पियर किसकी जगह पर हमने लिखा था, एम्पियर को हमने लिखा था कूलाम/सेकेंड की जगह पर, ठीक है। अब यहाँ पे 1 लगा दिया जाए तो यहाँ से परिभाषा तैयार हो गई है। ये दूसरी परिभाषा भी समझ सकते हैं 1 एम्पीयर की। 1 एम्पीयर वह विद्युत धारा है जो कि 1 कूलाम आवेश को 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर किसी भी परिपथ में प्रवाहित होती है। फिर से समझ सकते हैं, 1 कूलाम आवेश, किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न विद्युत धारा का मान 1 एम्पीयर होता है, ठीक है। 1 कूलाम आवेश 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर उसमें जो उत्पन्न धारा है उसका मान क्या होता है, 1 एम्पीयर होता है। ये हमने दूसरी परिभाषा आपको बताई है भी। निर्वात में स्थित 2 लंबे सीधे और समांतर चालक तार जिनके बीच की दूरी 1 मीटर हो, यदि समान धारा प्रवाहित करने पर उनके प्रति एकांक लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर का बल उत्पन्न हो जाएगा, तो उनमें प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पीयर होगा। ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप लोग समझ सकते हैं। 2 चालक तार लेना है, दोनों को 1 मीटर की दूरी पर रखना है और उनमें तब तक धारा प्रवाहित करते रहना है जब तक कि उसमें प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला जो बल है वो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर ना हो जाए। जैसे ही लगने वाले बल का मान इतना हो जाएगा तो वैसे ही इनमें जो प्रवाहित धारा है उसका मान क्या हो जाएगा, 1 एम्पीयर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने आपको बताया था कि आगे की जो चर्चा है हम लोग विद्युत धारा की दिशा को लेकर के करेंगे। तो आइए देख लेते हैं विद्युत धारा की दिशा। विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा, ठीक है ना। विद्युत धारा की दिशा जो होती है वो धन आवेश और ऋण आवेश दोनों के ऊपर निर्भर करती है, ठीक है ना। अगर किसी भी परिपथ में धन आवेश मान लीजिए इस दिशा में प्रवाहित हो रहा है,
धन आवेश की गति की दिशा है ये, धन आवेश की दिशा। ठीक है, किसी भी परिपथ में धन आवेश इस दिशा में जा रहा है तो इसी दिशा में ही विद्युत धारा प्रवाहित होगी, विद्युत धारा की दिशा होगी। बात आप लोग हमारी समझ रहे होंगे। किसी भी परिपथ में धन आवेश के गति की जो दिशा होती है वही विद्युत धारा की भी दिशा होती है। ओके, और मान लेते हैं किसी भी परिपथ में जो ऋण आवेश है वो इस दिशा में प्रवाहित हो रहा है, ऋण आवेश की दिशा है ये। ठीक है ना, तो जो विद्युत धारा की दिशा होगी वो ऋण आवेश के एकदम विपरीत होगी। कहने का मतलब विद्युत धारा की जो दिशा है वो क्या हो जाएगी, ऋण आवेश के विपरीत ओर हो जाएगी। यहाँ से एक बात क्लियर हो गई है कि किसी भी परिपथ में जो विद्युत धारा की दिशा होती है वो धन आवेश की दिशा में होती है या ऋण आवेश के विपरीत दिशा में होती है। बात आप लोग समझ रहे होंगे। हमने आपको बताया विद्युत धारा की दिशा किस तरीके से हम लोग डिनोट करेंगे, तो यहाँ से क्लियर ये हो रहा है कि धन आवेश के गति की दिशा ही विद्युत धारा की दिशा होती है या ऋण आवेश की विपरीत दिशा में, ऋण आवेश की एकदम विपरीत दिशा में जो दिशा होती है वो विद्युत धारा की दिशा होती है। ठीक है, हमने आपको विद्युत धारा की दिशा के बारे में बताया। आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे पदार्थ के प्रकार। ठीक है, जो भी पदार्थ होते हैं वो किस प्रकार, कितने प्रकार के हो सकते हैं, उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जो पदार्थ हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला आपका होता है चालक पदार्थ। ठीक है, दूसरा आपका होता है अचालक पदार्थ। पहला आपका है चालक पदार्थ, दूसरा आपका होता है अचालक पदार्थ। ठीक है, और तीसरा आपका होता है अर्धचालक पदार्थ। ठीक है ना, चालक, अचालक और अर्धचालक। इसको समझेंगे। देखिए क्या होता है। ये जो चालक पदार्थ होते हैं ये ऐसे पदार्थ हैं जिनमें विद्युत धारा या हम लोग कह सकते हैं आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे तक आसानी से चला जाता है। कहने का मतलब आवेश प्रवाह जो होता है वो संभव होता है। ठीक है, ऐसे पदार्थ जिनमें आवेश एक सिरे से चल करके दूसरे सिरे तक पहुंच जाता है, इस प्रकार के पदार्थों को हम लोग चालक पदार्थ कहते हैं। ठीक है ना, जैसे पृथ्वी, कोई भी धातु हो गई, सभी धातुएं। ठीक है ना, धातु में जैसे आपका कोई भी हो सकता है ना, जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इस तरीके की जो धातुएं हैं ये सभी क्या होती हैं, चालक होती हैं। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग अचालक की बात करेंगे। अचालक जो होते हैं वो ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं पहुंच पाता है। कहने का मतलब है आवेश का जो प्रवाह है वो असंभव होता है, नहीं हो सकता है। ठीक है ना, ऐसे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह संभव नहीं होता है या धारा का प्रवाह संभव नहीं होता है उसको हम लोग अचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे सूखी लकड़ी, ठीक है ना, सूखी लकड़ी, हरी लकड़ी जो है वो चालक में आएगी। सूखी लकड़ी हो गई, प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गई ना, कांच हो गया आदि। इस तरीके के जो पदार्थ हैं वो आपके क्या होते हैं, अचालक होते हैं। उसके बाद हम लोग आएंगे अर्धचालक में। अर्धचालक क्या होते हैं, अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें या जिनकी चालकता जो है चालक और अचालक के मध्य होती है। कहने का मतलब सामान्यतः जो होते हैं वो उनमें भी, अर्धचालक में भी आवेश का प्रवाह संभव नहीं होता है, लेकिन अगर इन पदार्थों को ऊष्मा दे दी जाए या कहीं से भी ज़रा सा गर्म कर दिया जाए या हम लोग कह सकते हैं ताप का मान बढ़ा दिया जाए तो वो जो पदार्थ होते हैं वो चालक बन जाते हैं। यानी कि
ये एक विशेष प्रकार के अर्धचालक जो हैं एक विशेष प्रकार के अचालक के टाइप के ही होते हैं, लेकिन अगर उनमें भौतिक परिस्थितियां बदल दी जाएं, यानी कि ताप और दाब में परिवर्तन कर दिया जाए, तो क्या होगा, वो पदार्थ जो हैं वो चालक के रूप में हो जाएंगे, यानी कि उनमें आवेश का प्रवाह होने लगेगा। तो इस प्रकार के पदार्थ को हम लोग अर्धचालक कहते हैं। कहने का मतलब अर्धचालक ऐसे पदार्थ हैं जिनकी चालकता जो है चालक और अचालक के मध्य होती है, जैसे जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया आदि, ठीक है ना। और इनमें एक विशेषता ये भी होती है, सामान्यतः इनमें देखा जाता है कि जो अंतिम कक्षा होती है उनमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। हमने आप लोगों को 3 प्रकार के पदार्थ बताए। पहला बताया चालक, आवेश प्रवाह संभव होगा, एग्जाम्पल देख रहे हैं। अचालक, आवेश प्रवाह संभव नहीं होगा, एग्जाम्पल देख रहे हैं। और अर्धचालक एक विशेष प्रकार के अचालक ही होंगे, लेकिन इनकी भौतिक परिस्थितियां जैसे ही बदल दी जाएंगी, भौतिक स्थिति अगर बदल दी जाएगी, यानी कि ताप में अगर परिवर्तन कर दिया जाएगा, तो वो जो पदार्थ है वो आपका चालक बन जाएगा। तो इस प्रकार के पदार्थ को हम लोग अर्धचालक कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आप लोग देख रहे हैं, ओके। इसके बाद हम लोग अगली हेडिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसको इरेज कर देते हैं। अगली जो हमारी हेडिंग है वो है विद्युत विभवांतर, ठीक है। हेडिंग क्या है, विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए, विद्युत विभवांतर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग इसको बोलते हैं। तो विद्युत विभवांतर देखिए क्या होता है। विद्युत विभवांतर को हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और V बराबर होता है कार्य बटे आवेश, यानी कि W नीचे लिख देते हैं, V इज इक्वल्स टू W/Q होता है। सूत्र हम पहले इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपको परिभाषा समझानी है, रटानी नहीं है, ओके। तो देखिए किस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। हमने आपको परिभाषा बनाने का एक जुगाड़ बताया था। जो भी बटे में संख्या रहेगी, जो भी राशि रहेगी, उसको 1 मान लेना है। कहने का मतलब यदि Q बराबर 1 है, Q को कहीं कहीं पे Q0 या Q0 से भी प्रदर्शित करते हैं, और ये प्रदर्शित करता है कि जो आवेश है वो धन आवेश है, ठीक है। Q0 भी लिख सकते हैं या Q भी लिख सकते हैं। यदि Q बराबर 1 कूलाम हो तो V इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, W की परिभाषा यहाँ से समझ लीजिए। अर्थात कोई परिपथ है, उस परिपथ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक की बात यहाँ पे की जाएगी, ठीक है। कोई परिपथ है, उस परिपथ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक की बात की जाएगी। इसको समझिएगा, किसी भी परिपथ में एकांक धन परीक्षण आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं। फिर से समझिएगा, कोई 2 बिंदु हैं किसी परिपथ के भीतर, ठीक है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इस आवेश को लेके जाया गया, 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ा है, यानी कि W की जो वैल्यू आएगी वही हमारा क्या कहलाती है, विद्युत विभवांतर कहलाती है। लिखना कैसे है उसको आप लोग समझिएगा। किसी परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहलाता है, ठीक है। किन्हीं 2 बिंदु परिपथ में स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं के मध्य एकांक धन परीक्षण आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य उन 2 बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर कहलाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसी से संबंधित एक हेडिंग और सीख लेंगे, और उस हेडिंग का नाम है विद्युत विभव। विद्युत विभव, विद्युत विभव है ये, ध्यान देंगे, कंफ्यूज मत होइएगा। ये पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और ये विद्युत विभवांतर था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस था, ठीक है। तो विद्युत विभव
को हम लोग जो है V से रिप्रेजेंट करते हैं। V इज इक्वल्स टू W/Q होता है, ठीक है ना। आपकी किताबों में यहाँ पे विद्युत विभव को V से रिप्रेजेंट विद्युत विभवांतर को भी V से रिप्रेजेंट किया है, इसलिए हमने वही लिख दिया है। बाकी आप लोग हायर क्लासेस में जाएंगे तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम लोग डेल्टा V से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे जैसा है हम उसी तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं। तमाम किताबों में आपका V दिया था, इसलिए हमने V को ही नोटिफाई करना ज़्यादा ज़रूरी समझा है। तो देखिए विद्युत विभव क्या होता है। विद्युत विभव जो होता है ये भी ऐसे ही होता है, ठीक है। दो बिंदुओं के मध्य हुआ करता था विद्युत विभवांतर, लेकिन जो विद्युत विभव है वो एक पॉइंट हो जाएगा अनंत पर, ठीक है, और अनंत से, और दूसरा जो पॉइंट है वो किसी परिपथ के भीतर का पॉइंट हो जाएगा। मान लेते हैं कोई परिपथ है, उसी के भीतर ये पॉइंट है, यहाँ पे ये है, ये अनंत पर उपस्थित है बिंदु। कहने का मतलब परिभाषा ऐसे ही बोलना है। बनाने का जुगाड़ हमने आपको बताया था, जो नीचे लिखा रहेगा उसका मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ से V इज इक्वल्स टू किसके आ जाएगा, W के। कहने का मतलब ये है कि यदि धन परीक्षण आवेश का मान 1 कूलाम हो जा रहा है तो जो विभव है वो किए गए कार्य के बराबर हो जा रहा है। और हमने आपको बताया विभव कब कहा जाएगा, जबकि एक पॉइंट अनंत पर होगा, दूसरा पॉइंट किसी परिपथ के भीतर उपस्थित होगा। कहने का मतलब किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युत परिपथ के भीतर लाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के मध्य या उस परिपथ के लिए विद्युत विभव कहलाता है। फिर से समझेंगे, किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत परिपथ के भीतर किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोगों को अगर एक बार में समझ में कम आता है तो आप लोग वीडियो को फिर से भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, हेडिंग है विद्युत विभव का मात्रक या विद्युत विभवांतर का मात्रक, ठीक है। विभव ही लिख देते हैं, का मात्रक। दोनों का मात्रक सेम होगा क्योंकि सूत्र भी दोनों का वही है। तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं वी नो दैट, क्या जानते हैं, विद्युत विभव V इज इक्वल्स टू होता है W/Q, ठीक है। V इज इक्वल्स टू क्या होता है, W/Q होता है। तो यहाँ से V का मात्रक हो जाएगा, V का मात्रक इज इक्वल्स टू W का मात्रक बटे Q का मात्रक, W का मात्रक बटे Q का मात्रक। अब W का मात्रक, W का मतलब कार्य है, और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, बटे Q का मात्रक होता है कूलाम या आवेश है, Q का मात्रक कूलाम होता है। तो यहाँ से हमें इसका मात्रक मिल जाएगा जूल प्रति कूलाम, ठीक है ना, जूल प्रति कूलाम हो गया। या V का एक और मात्रक होता है वोल्ट। तो यहाँ से हमें विभवांतर के दो मात्रक मिले हैं, जूल प्रति कूलाम मिला है, ठीक है, जूल प्रति कूलाम मिला है, या फिर वोल्ट मिला है। तो फिर वही पीछे एम्पियर वाली हालात जैसे उत्पन्न हो गए, यहाँ पे एम्पियर के जैसे हालात उत्पन्न हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि जूल प्रति कूलाम कहना बेटर होगा, या फिर एक ही शब्द वोल्ट बोल देना आसान होगा। तो जाहिर सी बात है वोल्ट कहना ज़्यादा आसान है, इसलिए ज़्यादातर विद्युत विभव या विद्युत विभवांतर का जो मात्रक लिखा जाता है वो वोल्ट ही लिखा जाता है। बात समझ रहे हैं। तो यहाँ से हमने आपको बताया कि विद्युत विभव या विद्युत विभवांतर का जो मात्रक है वो वोल्ट होता है, ठीक है। अगर वोल्ट की परिभाषा देने की बात की जाए तो यहाँ से कह सकते हैं 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति 1 कूलाम होगा। कहने का मतलब किसी परिपथ के भीतर 1 कूलाम आवेश को ले जाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़ता है, किसी परिपथ के भीतर दो बिंदु हैं, उन दोनों बिंदुओं से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 1 कूलाम आवेश को ले जाने में अगर किया गया कार्य 1 जूल हो तो उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर जो होगा वो 1 वोल्ट होता है। बात समझ में आ रही है, सिंपल सी बात है।
एक कूलम आवेश है, दो बिंदुओं के मध्य लेके जाना है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके गए अगर हम लोग एक कूलम आवेश को, अगर किया गया कार्य 1 जूल आ गया है तो उन बिंदुओं के मध्य जो विभवांतर होगा वो कितना होगा, 1 वोल्ट होता है। ओके, इसके बाद हम लोग अगली हेडिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे। उस हेडिंग का नाम है ओम का नियम। और ओम का नियम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग है और ये जो परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग हर बार परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, वो चाहे आंकिक प्रश्न हो या फिर स्वयं ओम का नियम ही हो। ठीक है, तो ये जो है आपको कक्षा 12 में भी देखने को मिलेगा और अन्य हायर क्लासेस में भी इसके जो यूजेस हैं वो जिसके जो अनुप्रयोग हैं वो देखने को मिलते हैं। ओके, तो आइए हम लोग पढ़ लेते हैं ओम का नियम क्या है। ओम का नियम जो है इसको यहाँ पर हम नोट ही कर देते हैं। वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने अपने प्रयोगों से प्राप्त परिणामों के आधार पर एक नियम प्रस्तुत किया। ठीक है, वो नियम जो है विद्युत विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के मध्य था और इस नियम को हम लोग जो है ओम का नियम कहते हैं। ठीक है ना, और इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था का मतलब होगा ताप, ठीक है, में कोई परिवर्तन ना किया जाए, तो चालक के सिरों के मध्य लगने वाले विभवांतर, विभवांतर तथा उनमें प्रवाहित धारा का अनुपात सदैव नियत रहता है। धारा का अनुपात सदैव नियत रहता है। बात आप लोग समझ रहे होंगे। इसकी हिंदी हमने इसलिए लिख दिया है ताकि आप लोग इसको समझ सकें और कोई समस्या ना हो, और ये बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए हमने यहाँ पे नोट कर दिया है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक के सिरों के मध्य लगाए गए विभवांतर और उनमें प्रवाहित धारा का जो अनुपात होगा वो सदैव नियत होगा। अर्थात चालक के सिरों के मध्य लगाया गया विभवांतर मान लेते हैं V है, तो V और बटे में I दोनों का जो अनुपात होगा वो सदैव नियत रहेगा। ठीक है, और ये चालक के प्रतिरोध R के बराबर होता है। बात आप लोग समझ रहे होंगे। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों के मध्य जो लगाया गया विभवांतर है और उनमें जो प्रवाहित धारा है दोनों का अनुपात सदैव नियत रहेगा और ये प्रतिरोध के बराबर होता है। ठीक है, वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जा रहा है इसलिए इसी पे हम लोग इसको ब्रेक करते हैं। बाकी जो बची हुई हेडिंग्स हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से कवर कर लेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाने से आप लोगों को समझने में भी समस्या होती है। इतना आप लोग समझें। बाकी जो बचे हुए तथ्य हैं, जो बची हुई हेडिंग्स हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से कवर करेंगे। ठीक है, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।